प्यारे दोस्तों, अच्छी अच्छी प्रेरणादायक और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। रात को जब भाभी भैया के कमरे से बाहर निकलती तो उनसे चला नहीं जाता था और वह बहुत रोती रहती थी। मेरी भाभी भैया के कमरे में अक्सर नहीं रहती थी। अगर वह किसी रात भैया के कमरे में सो जाती थी तो अगली सुबह भाभी रोते हुए निकलती थी। एक दिन भाभी सो रही थी, तभी मैं उनकी चादर लेकर भैया के कमरे में चली गई। मैं भैया के राज जानने के लिए वहां गई थी, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी आंख खुली तो मैंने भाभी को सिसकते हुए देखा, जो मेरे बिस्तर के पास बैठी हुई थी, बुरी तरह से रो रही थी। अपनी भाभी को ऐसे देखकर हमेशा मेरा दिल तड़प जाया करता था, लेकिन मैं चाहकर भी कभी उनसे कुछ पूछ नहीं सकती थी। अक्सर सुबह भाभी ऐसी हालत में होती थी। कुछ समय पहले मैंने एक बार भाभी से पूछा था, आखिर वह भैया के कमरे से सुबह सुबह बाहर आकर इतना रोती क्यों है। भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। जब भी भाभी अपने कमरे से बाहर निकलती, उनका रूप बहुत अजीब लगता था। उनके बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े उनकी अजीब सी मजबूरी की कहानी सुनाते थे। ये सिलसिला कुछ साल पहले से ही शुरू हुआ था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया था कि मेरा भाई आखिर मेरी भाभी के साथ रात भर क्या करता है। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं 16 साल की हो चुकी थी और अब बहुत कुछ समझने लगी थी। जब भाभी के रोते हुए चेहरे को देखती, मुझे किसी मजबूरी की चेतावनी मिलती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब भाभी कमरे से बाहर निकलती, वह रो रही होती थी, और जब भैया निकलते, उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे बिल्कुल जवान हों और वे कुछ ना कुछ गाते रहते हैं। वे बहुत खुश होते हैं और भाभी की हालत ऐसी होती है कि वह भैया के कमरे से निकलने के बाद भी उनके सामने जाने से डरती है। वह मेरे हाथ से ही उनका नाश्ता उनके कमरे में भिजवाती है और खुद किचन में खड़ी रहती है और आंसू बहाती रहती है या बाथरूम में बंद हो जाती है। भाभी की हालत देखकर मुझे बहुत तरस आता है। मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी। नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में भाभी का ख्याल घूमता रहता था। मैंने कभी किसी सुबह भैया को परेशान या बेचैन नहीं देखा था, जबकि भाभी को देखकर ऐसा लगता है कि किसी भी पल भाभी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए भाभी के शरीर को कंपाते हुए भी देखती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं भाभी से पूछूं कि भैया रात को उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है। मगर भैया के नाम पर भाभी के चेहरे पर खौफ नजर आने लगता था। भाभी हर रात भैया के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वह मेरे साथ ही सोती थी। मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और ना ही घर पर मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी भी तरह अपनी भाभी को भैया के कमरे में ना जाने दूं, लेकिन मैं किसी तरह भैया को मना नहीं कर सकती थी। भैया तो मेरे सामने भाभी के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान किया था कि मैं छमाही में बुरी तरह से फेल हो गई थी। मैंने भाभी भैया को रिजल्ट नहीं बताया था, लेकिन मेरे दोस्त हैरान थे क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह बार बार मुझसे पूछने लगे कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है।
मैंने उनसे भाभी और भैया के बारे में बता दिया। सलोनी ने अचानक सवाल पूछा, तुम्हारे भैया अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते हैं? ये सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गई थी। वो मुझे अलग निगाह से देख रही थी और मैं उसे समझ नहीं पाई थी। फिर उसने बात बदल दी। मैं घर वापस आई और देखा कि भाभी का चचेरा भाई विनोद अंकल बैठे हुए थे। वे दोपहर को हमारे घर आते थे। भाभी और विनोद अंकल बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। भाभी बताती थी कि वे दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। फिर विनोद अंकल दुबई चले गए और भाभी की शादी भैया से हो गई। भाभी की शादी को 18 साल हो चुके थे और मैं उनकी इकलौती ननंद थी। कुछ साल पहले शायद सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ साल से मुझे अच्छी तरह भाभी की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा भाई अच्छा आदमी नहीं है। वह मेरी भाभी की तकलीफ की वजह है और इसी बात ने मेरे दिल में अपने भाई के लिए दुश्मनी पैदा कर ली थी। विनोद अंकल से हमारी भाभी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो साल भर पहले ही इंडिया वापस आए थे और भाभी से मिलने के लिए अक्सर आते रहते थे, लेकिन भाभी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। विनोद अंकल के जाने के बाद भाभी अक्सर मुझसे कहती थी कि यदि मेरे पति को पता चल जाएगा कि विनोद आते हैं तो यह बहुत बुरा होगा। मैं भाभी को समझाती थी कि भैया को कैसे पता चलेगा। मेरे भैया सुबह काम पर जाते हैं और रात को ही घर लौटते हैं। मुझे तो विनोद अंकल बहुत पसंद थे। वे हमेशा आते थे और भाभी के मन को खुश करके जाते थे। मेरे लिए भी वो बहुत सामान लेकर आते थे। भैया की आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर भी मुश्किल से होता था। रात में मैंने अपना और भाभी का बिस्तर लगाया और भाभी के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में भैया मेरे कमरे में आए थे। भाभी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। भैया ने उन्हें साथ चलने को कहा तो भाभी ने दबी दबी आवाज में इनकार किया। मैंने आंखें नहीं खोली थी। मैं सुनना चाहती थी कि भैया भाभी से क्या कहते हैं। चल ना कृतिका, मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, वादा है तुमसे। भैया की आवाज मेरे कानों में पड़ी, जिसमें मोहब्बत की मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। भाभी ने एक बार फिर इनकार किया था। भैया ने जबरदस्ती भाभी को हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। भैया भाभी के साथ ना जाने क्या करते थे और सलोनी की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी। 2 घंटे गुजर गए थे, लेकिन भाभी वापस नहीं आई। मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर रसोई में गई। भाभी थोड़ी देर में मेरे पीछे चली आई। मैंने गहरी निगाह उन पर डाली। उनके बाल बिखरे हुए थे और कमीज कंधों की जगह से फटी हुई थी। इस बात ने मुझे बहुत चौंका दिया था। भाभी को मेरी नज़रों का एहसास हो गया था। वो जल्दी से दुपट्टे को अच्छी तरह से लपेटने लगी थी। मेरे सामने ही भाभी ने सुबह सही कपड़े पहने थे। भाभी मुझसे पूछ रही थी कि मैं इतनी रात को क्यों जाग रही हूँ। मैंने झूठा बहाना बनाया कि मैं अभी उठकर पानी पीने आई थी। भाभी मेरे साथ वापस मेरे कमरे में आ गई। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली थी, लेकिन मुझे भाभी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी भाभी को तसल्ली दूं और दिल में आए सारे सवाल को जुबान पर ले आऊं, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश पड़ी रही। भैया सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कमरे से निकले थे जैसे कोई जवान लड़का हो। भैया की आमदनी कम थी, लेकिन भैया हमेशा खुश रहते।
मुस्कुराते रहते, काम पर हमेशा ऐसे तैयार होकर जाते जैसे सेठ आदमी हो। भैया के आगे नाश्ता रखकर मैं स्कूल चली गई। स्कूल से वापसी पर मुझे विनोद अंकल मिल गए। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपने गाड़ी में बिठा लिया। मैं बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई। विनोद अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? क्यों इतनी खोई खोई सी रहती हो? मैं इस कदर जज्बाती हो चुकी थी कि मैंने विनोद अंकल को सारी बात कह दी। मेरी बात सुनकर विनोद अंकल कहने लगे कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारा भैया अच्छा आदमी नहीं है। तुम अपनी भाभी को अपने भैया से आज़ादी क्यों नहीं दिलवा देती? कब तक तुम दोनों उनके जुल्मों की चक्की में पिसते रहोगे? विनोद अंकल ने बहुत ही फिक्रमंदी से मुझे एडवाइस दी थी, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं भैया को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। भैया ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, फिर मैं भैया को जालिम कैसे कहती? मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे भाभी और भैया के बीच में क्या होता है। विनोद अंकल की बात सुनकर मैं सोच के समंदर में डूब गई। बहुत सोचने के बावजूद भी मुझे भैया की कोई ऐसी बात याद नहीं आई थी जिससे उन्हें जालिम करार दूं। लेकिन भाभी की आंखों में आंसू भैया को जालिम साबित करते थे। अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर चले गए और खुद भी अंदर आ गए। भाभी हम दोनों को देखकर खुश हो गई थी। हमारे लिए फौरन खाना लगा दिया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए सोने के लिए अपने कमरे में आ गई। विनोद अंकल भाभी के साथ बैठे रहे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सारा वक्त विनोद अंकल की बात को सोचती रही। भाभी को भैया के कमरे में गए 3 दिन गुजर चुके थे और पिछले 3 दिन से भाभी मेरे साथ मेरे कमरे में सो रही थी। भाभी जब मेरे पास रहती थी बिल्कुल अच्छी और बेफिक्र रहती थी। भैया का रवैया तो हमेशा एक जैसा ही रहता था। जिस दिन वह भाभी को अपने कमरे में ले जाते उस दिन वह रोजाना से ज्यादा खुशी महसूस करते थे। चौथे दिन भैया भाभी को फिर अपने कमरे में ले गए थे और मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदलती रही थी। भाभी जब सुबह भैया के कमरे से निकली तो उन्हें ठीक तरह से चलना भी नहीं आ रहा था और वो एक पैर जमीन पर घसीट घसीट कर बड़ी मुश्किल से चल रही थी। मैंने भाभी से पूछा कि भाभी तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है? तो भाभी कहने लगी, छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दिया करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा 10वीं का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारे भैया उसका जिम्मेदार भी मुझे ही समझेंगे। भाभी की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे थे और भैया के लिए नाश्ता बनाने चली गई। उसके बाद दोबारा किचन से बाहर ना आई। मैं भाभी से नाश्ता लेने के बाद भैया के पास गई, उन्हें नाश्ता दिया तो भैया मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे थे। भैया के लहजे में इतना शहद था कि मैं भैया के इस दोगले बर्ताव पर हैरान रह गई थी। भैया किसी तरह भी सख्त जालिम नजर नहीं आते थे, बल्कि भाभी की हालत चीख चीख कर भैया के जुल्म की दास्तां सुना रही थी। मैंने भैया से कहा कि मुझे भाभी के बगैर नींद नहीं आती और वो भाभी को रात को अपने कमरे में ना बुलाया करें। मेरी बात सुनकर भैया मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मैं तो कभी कभी तुम्हारी भाभी को अपने पास बुलाता हूँ। मेरा भी तुम्हारी भाभी पर हक है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। भैया की बात सुनकर मेरा खून खोल उठा था, क्योंकि उनकी मोहब्बत के नज़ारे मैं आए दिन देखा करती थी। लेकिन भैया से कुछ बोलने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, इसीलिए खामोशी से स्कूल के लिए चली गई।
स्कूल में पढ़ाते हुए हमें समझा रहे थे कि कभी भी पूरा सच जाने बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आधा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। टीचर की बात ने मेरे दिमाग की एक और खिड़की खोल दी थी। मैंने सोच लिया कि भैया का पूरा सच जानकर रहूंगी और फिर अपनी भाभी को भैया से आजादी दिलवा दूंगी। विनोद अंकल ने मुझसे वादा किया था कि वह हर वक्त मेरी मदद करने को तैयार रहेंगे। मेरी भाभी बिल्कुल मेरे जैसी थी। मैं उम्र में 16 साल की थी, लेकिन नाक नक्श से मैं बिल्कुल अपनी भाभी की तरह थी। अगली सुबह मैंने खुद ही अपनी भाभी को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी भाभी की चादर ओढ़कर भैया के कमरे में चली गई। भैया के कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। भैया अंधेरे की वजह से मुझे भाभी समझ बैठे थे। मेरी खुशनसीबी है कि तुम आज खुद चलकर मेरे कमरे में आई हो, भैया बहुत ही खुशी से कहते हुए मेरे करीब आ गए और मेरा हाथ पकड़कर अपने बराबर में बैठा लिया। भैया की बराबरी में बैठे मेरा शरीर कांप रहा था। मैं नहीं जानती थी कि उसके आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। मेरे भैया बहुत मोहब्बत से कहने लगे कि कीर्ति, मेरी बहन जवान हो रही है। यह कहकर तुम इस कदर दूर हो गई हो कि मुझे जबरदस्ती तुझे अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। मेरा भी तो तुम पर कुछ हक बनता है। मैं मानता हूँ कि हमारी बहन जवान हो रही है, लेकिन वो इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे यह समझ ना हो कि पति पत्नी एक कमरे में एक साथ रहते हैं। तुम सारा दिन काम करके थक जाती हो, मैं तुझे अपने करीब देखकर खुश हो जाता हूँ। भैया को अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो कहने लगे कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर लिया है, जिससे वह बहन की शादी करेंगे। उसके बाद जो कुछ भैया ने कहा वह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वे कह रहे थे, मैं जानता हूँ कि विनोद ने एक बार फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन कृतिका, मैं तुझे बता दूं कि वो इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसकी नीयत अच्छी है। पहले भी एक बार वो तुझे बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब तो हमारे घर जवान बहन भी है। भैया को अभी तक मालूम नहीं था कि मैं भाभी नहीं हूँ। कुछ ही देर में भैया को नींद आने लग गई, लेकिन भैया बहुत गहरी नींद में सो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल गई। भैया ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। अगली सुबह भैया रोजाना की तरह थे। मैं खामोशी से भैया का जायजा ले रही थी, लेकिन मुझे भैया के रवैये में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। स्कूल से वापस लौटी तो घर के बाहर विनोद अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं हमेशा दूर से नमस्ते कर घर आती थी, लेकिन आज मैं चोरों की तरह दबे पांव घर में घुस गई। भाभी और विनोद अंकल मेरे कमरे में एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं था। जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो सच जिसे जानने के लिए मैं बेताब थी वो इस कदर भयानक है। भाभी विनोद अंकल से कह रही थी कि मैंने अपनी ननंद के दिल में उसके भैया के खिलाफ पूरी तरह नफरत का बीज बोया है। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरी ननंद अपने भाई के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ इस रिश्ते में बांधकर रखे हुए हैं, लेकिन अब मैं आजादी चाहती हूँ। वह मुझे कमरे में लेकर जाता है और मुझसे बात करके ही सो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो अपना हुलिया खुद ही खराब कर लेती हूँ। मैंने ननंद के दिल में यह बात अच्छी तरह बिठा दी है कि उसका भाई मुझ पर जुल्म करता है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उस बुड्ढे से आजादी की बात करूँ
तो मेरी ननद मेरी ढाल बन जाए। विनोद अंकल हंसते हुए कहने लगे कि हाँ, मैंने भी उससे कह दिया है कि उसे जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं चला आऊंगा। भाभी कहने लगी कि पहले की तरह तुम मेरे साथ बेवफाई ना करना। एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे। उस वक्त मेरे पति ने मुझे माफ करके अपनाया था। विनोद अंकल मेरी भाभी के हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैंने बहुत मजबूरी में तुम्हारा हाथ छोड़ा था, क्योंकि मेरे घर वाले इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि मैं एक शादीशुदा औरत से रिश्ता रखूं। लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं पूरे दिल से तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा और तुम्हारी ननद को अपनाऊंगा। बस तुम्हारी ननद को किसी भी तरह ये सच पता ना चले कि इसका भाई जालिम नहीं, बल्कि हम उसे जालिम साबित करना चाहते हैं। तुम्हारी ननद ही है जो हम दोनों को एक करवा सकती है। भाभी और विनोद अंकल को यकीन हो गया कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसे उन दोनों ने सोच रखा है। वो दोनों हंसते हंसते थक चुके थे और मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। मेरी भाभी सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे भैया को भी पूरी तरह से धोखा दे रही थी और वह मेरे भैया के घर में बैठकर एक दूसरे आदमी के साथ मिलती थी, नए रिश्ते की बातें करती थी। मुझे भैया की बात याद आ गई कि विनोद ने पहले भी हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की थी। मैं बहुत कुछ जान गई थी, इसलिए कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर विनोद अंकल चौंक उठे, लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। विनोद अंकल ने मेरी तरफ चॉकलेट बढ़ाई। मैंने चॉकलेट पकड़ने की बजाय भाभी की शक्ल देखी और सख्त लहजे में भाभी से पूछा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर आपको भैया से क्या मसला है। भाभी जान चुकी थी कि उनके झूठ का पोल खुल चुका है, इसलिए बिना झिझके भाभी ने मुझे सारा सच बता दिया। भाभी शादी से पहले विनोद अंकल से प्यार करती थी, लेकिन विनोद अंकल उनसे शादी करने की बजाय दुबई जाकर नौकरी करने लगे थे और भाभी की मोहब्बत को छोड़कर अपना करियर चुन लिया था। बचपन की मोहब्बत ने अपना रंग कच्चा ना होने दिया और भाभी के दिल में विनोद अंकल की मोहब्बत का रंग बरसता रहा। भाभी के घर वालों ने भाभी के लिए भैया को पसंद कर लिया था। भाभी जवान और खूबसूरत थी, जबकि भैया उम्र में 10 साल बड़े थे और भैया सांवली शक्ल सूरत के मालिक थे, जबकि विनोद अंकल हैंडसम थे। भाभी के लिए भैया का रिश्ता घर वालों की मर्जी से हुआ था और भाभी ने अपने घर वालों की जबरदस्ती पर भैया से शादी तो कर ली थी, लेकिन वो कभी भैया को दिल से अपना नहीं पाई थी। जबरदस्ती का यह रिश्ता भाभी के लिए किसी बोझ की तरह था, लेकिन भाभी इस रिश्ते को किसी तरह चला रही थी। भाभी की शादी के 8 साल बाद जब विनोद अंकल दुबई से कुछ दिनों के लिए वापस आए, तब उनके दिल में भाभी को देखकर एक बार फिर से जज्बात जाग उठे। भाभी भी बचपन की मोहब्बत और अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर विनोद अंकल से चुपके चुपके मुलाकातें करने लगी थी। लेकिन कुछ ही दिनों में यह बात भाभी की बड़ी जेठानी को पता चल गई और उन्होंने सारे खानदान में मेरी भाभी की इज्जत को उछालना शुरू कर दिया। भैया भाभी से सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने भाभी को बदनामी से बचा लिया और सारी बातों को झूठा साबित कर दिया। जब भैया ने भाभी का साथ दिया तो सारा खानदान अपने आप ही खामोश हो गया। हमारे हालात भी कुछ खास नहीं थे, जबकि विनोद अंकल के पास दुबई का पैसा था और भाभी के लिए भैया को छोड़ना कुछ मुश्किल नहीं था। लेकिन दिक्कत यह थी कि भैया मुझसे भी बहुत प्यार करते थे और भाभी भी मेरे बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए भाभी ने जानबूझकर यह सारा खेल रचाया था। मेरी नज़रों में भैया को गलत साबित कर दिया। भाभी हमदर्दी बटोरकर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए मेरे सामने भैया को जालिम साबित किया था।
मैं इतने साल से यह सोच रही थी कि भैया तो कभी ऊंची आवाज में हमसे बात तक नहीं करते, फिर वह बंद कमरे में भाभी पर जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैंने भाभी से साफ साफ कह दिया कि अगर आपको उसके घर जाना है तो आप जा सकती हैं, लेकिन मैं अपने भोले भाले और वफादार भैया को छोड़कर नहीं जा सकती। विनोद अंकल जो पहले ही भाभी को 2 बार छोड़ चुके थे, भाभी उनसे ना जाने कैसे तीसरी बार उम्मीद लगाकर बैठी थी। मेरे लिए मेरे भैया को छोड़ना इतना आसान नहीं था और मेरे लिए मेरे भैया ही सब कुछ थे। अगर मेरे सामने सारा सच ना आता तो शायद मैं कुछ गलत फैसला कर बैठती, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था और कानों से सुना था। लेकिन भाभी विनोद अंकल के साथ जाने के लिए राजी थी, लेकिन जब विनोद अंकल ने देखा कि मैं किसी तरह उनके काबू में नहीं आऊंगी और ना ही भाभी के साथ चलूंगी, तो एक बार फिर भाभी से अपनी राहें जुदा करके भाभी को छोड़ गए थे। भाभी को पता चला था कि विनोद अंकल भाभी के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए घर के चक्कर काट रहे थे। वह बहुत ही चालाक और मक्कार इंसान थे। उन्होंने मेरी भाभी की मोहब्बत को पूरी तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोच रखा था। भाभी को अब एहसास हुआ कि जज्बात की धारा में बहकर वो कितना बड़ा नुकसान करने जा रही थी। हम अंकल के जाल से निकल गए थे। रात को भैया घर लौटे तो भाभी ने खुद ही भैया के लिए खाना मंगवाया और अपना बिस्तर भी भैया के कमरे में लगा दिया। भैया की खुशी देखने लायक थी। भैया सच में भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे और यह उनकी मोहब्बत ही थी जब वह भाभी की गलतियों को आज तक नजरअंदाज करते आए थे। इतने सालों में पहली बार भाभी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्होंने भैया को दिल से अपनाया था। अगली सुबह भैया और भाभी हंसते मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकले थे। मेरे दिल को एक ठंडक का एहसास हुआ था। कभी कभी हम प्यार के नाम पर ऐसा धोखा खाते हैं कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। असल मोहब्बत तो विवाह के बाद ही होती है, जिसमें इंसान एक दूसरे का ढाल बनकर एक दूसरे को ढक लेता है। तो दोस्तों, कृपया हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और दिल को छू लेने वाली ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलूंगी नई कहानी के साथ। बाय बाय।